जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट विरूपाक्ष आईएसआर रडार को लेकर आ रही है और ये भारत का गैलियम बेस्ड आईएसआर रडार है। आप सब जानते हैं, इसके बारे में लगातार अपडेट आते रहते हैं। और इवन दोस्तों, ये जो रडार है वो इंडियन एयरफोर्स के बड़े अपडेट प्रोग्राम यानी कि सुपर 30 के तहत Su-30 MKI पर लगाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, जिस तरीके से चाइना J-20 फाइटर जेट को लगातार शामिल कर रहा है अपनी फ्लीट में और ये एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, तो ऐसे में भारत के पास इसे काउंटर करने के लिए विरूपाक्ष आईएसआर रडार है, जिसमें कि 2400 से ज्यादा TRMs है। और इस रडार के लग जाने के बाद Su-30 MKI और ताकतवर हो जाएगा। इस रडार का डिजाइन दोस्तों खास तौर पर स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे कि J-35 और J-20 को दूर से पकड़ने के लिए तैयार किया गया है। DRDO ने इसे इस तरीके से ट्यून करना शुरू कर दिया है कि ये बहुत कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पकड़ सकता है। और आप सब जानते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स आमतौर पर फर्स्ट लुक फर्स्ट किल स्ट्रेटेजी पर चलते हैं, लेकिन विरूपाक्ष आईएसआर रडार इस बढ़त को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगा। और इस रडार की मदद से Su-30 MKI दुश्मनों को पहले ही पकड़कर उनके ऊपर अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें दाग पाएगा। बात साफ हो जाती है कि इस रडार के लग जाने के बाद Su-30 MKI सिर्फ एक मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं रहेगा, बल्कि काउंटर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चाइना J-20 की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को J-35 मिल सकते हैं। ऐसे माहौल में भारत को लंबे रेंज का स्टेल्थ डिटेक्शन सिस्टम बेहद जरूरी है। और विरूपाक्ष रडार आने के बाद इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पहले वार वाले फायदे को कम कर देगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारतीय सेना दोस्तों अब अपने मैन पैड्स का रोल बिल्कुल बदलने जा रही है। अब इन्हें सिर्फ हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के लिए नहीं, बल्कि नीची ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों को गिराने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। दरअसल क्रूज मिसाइलें जमीन से काफी करीब उड़ती है, ऐसे में ये रडार की पकड़ में नहीं आ पाती है, क्योंकि ये मिसाइलें धीमी, लो फ्लाइंग और रडार सिग्नेचर को कम रखती है, इसीलिए इन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर अच्छे से ट्रेन मैन पैड्स टीमें अगर हमारे पास है तो इन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए भारतीय सेना अपने जवानों को खास ट्रेनिंग दे रही है, जिससे कि वो क्रूज मिसाइलों की प्रोफाइल को कैसे पहचान सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। सेना मैन पैड्स में कुछ सुधार करने पर भी विचार कर रही है, जैसे इनमें बेहतर साइटिंग सिस्टम को लगाना, क्यूइंग सिस्टम को ऐड करना, डेटा लिंक्स, मतलब अचानक दिखने वाली मिसाइलों को भी तुरंत लॉक करना। मतलब साफ है यहाँ पे कि रडार प्लस मैन पैड्स एक मजबूत जोड़ी की तरह काम करेगी। फील्ड में मौजूद छोटे पोर्टेबल रडार मैन पैड्स टीमों को सही दिशा में संकेत देंगे। इससे लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों को गिराने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों जंग की स्थिति में होगा, जहां बड़े एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पहुंच पाते, खासकर कि पहाड़ी इलाके या दूर दराज के सेक्टर में। वहां मैन पैड्स टीमें लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेगी। इसकी वजह से दोस्तों सैनिकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी, महत्वपूर्ण ठिकाने हमारे सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, रशिया ने हाल ही में भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, वो है गैरन 3 नाम के एक नए टर्बोजेट कामिकाज़े ड्रोन का। गैरन ड्रोन दोस्तों ये नेक्स्ट जनरेशन का लंबी दूरी का स्ट्राइक वेपन माना जाता है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि रशिया ने भारत को अपने लैंसेट E का भी ऑफर किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गैरन 3 काफी खास है। ये कोई सिंपल ड्रोन नहीं है, मतलब एक हाई स्पीड स्ट्राइक ड्रोन है और इसका इंजन 125 kgf का थ्रस्ट देता है। स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है और फ्लाइट टाइम है 2 घंटे का। कुल रेंज 1200 किलोमीटर है और कॉम्बैक्ट रेंज की बात की जाए तो वो 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जा रही है। गैरन 3 में लगभग 300 किलोग्राम का वॉरहेड आ सकता है। इसके जरिए भारत दुश्मनों के एयरफील्ड, कमांड सेंटर, रडार को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी स्टेल्थ शिपिंग और रैम कोटिंग की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.05 मीटर स्क्वायर बताया जा रहा है। गाइडेंस सिस्टम की बात की जाए तो रशिया ने इसके लिए कई सारे ऑप्शंस भारत को दिए हैं, जैसे इसमें पैसिव रडार होमिंग होगा, इमेजिंग IR सीकर होगा, मल्टी स्पेक्ट्रल EO सीकर होगा, जिसका मतलब है कि ये एक तेज, स्टेल्थी और सटीक स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन बनाता है। इसे इंटरसेप्ट करना भी काफी मुश्किल है। रशियंस तो दावा कर रहे हैं कि इसे रोकने के लिए दुश्मनों को अपनी महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैन पैड्स या शॉर्ट रेंज के IR सिस्टम इसके सामने कमजोर पड़ेंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है दोस्तों, पीछे से आने पर जेट इंजन की गर्मी इसे फाइटर्स या फिर IR मिसाइलों के लिए आसान टारगेट भी बना सकता है। लेकिन दोस्तों ये भारत के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं है। रीजन इसका ये है कि टर्बोजेट इंजन सस्ता नहीं है। अगर इसका स्वाम अटैक में इस्तेमाल किया जाए तो काफी महंगा पड़ेगा। मतलब इसका इस्तेमाल केवल और केवल दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स पर ही करना पड़ेगा। लेकिन भारत इस ऑफर के लिए राजी नहीं है। रीजन है क्योंकि अडानी, सोलर इंडस्ट्री, अल्फा डिजाइन, NAL और DRDO पहले से ही इंडियन लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग मिशन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत 500 से 1000 किलोमीटर रेंज वाले भारतीय टर्बोफैन टर्बोजेट ड्रोन बनाए जा रहे हैं और इनके प्रोटोटाइप टेस्टिंग में है और आने वाले कुछ सालों में इन्हें शामिल भी कर लिया जाएगा। हालांकि भारत के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला तो अगर हम फिलहाल अगर जाते भी है गैरन 3 पर तो ये एक तैयार मतलब रेडी सिस्टम है, 24 से 36 महीनों में ये सर्विस में आ सकता है। लेकिन दोस्तों भारत का जो खुद का अपना प्रोग्राम है LRLM का, इसमें देरी तो होगी, लेकिन ये भारत की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार रशिया के इस ऑफर को लेकर काफी सावधानी से आगे बढ़ रही है।
दोस्तों डीआरडीओ ने पहली बार स्वदेशी हाई वोल्टेज पावर सप्लाई यूनिट यानी कि पीएसयू को भारतीय सेना के अधिकारियों को ऑफिशियली तौर पर सौंपा है और ये सिस्टम वर्साबाइट डेटा सिस्टम ने डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड कार्यक्रम के तहत डेवलप किया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पावर सप्लाई एयरक्राफ्ट में लगने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स हैं उन्हें पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही जैमर्स युद्ध के समय दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस को जाम करके विमान की जान को बचाते हैं। और ये सिस्टम पल्स और कंटिन्यूअस दोनों मोड में काम करता है, जो कि हमारे आधुनिक जैमर्स के लिए काफी जरूरी भी है। अभी तक दोस्तों इस तरीके के हाई वोल्टेज पावर सप्लाई को हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह देश में बन रही है। इसका मतलब मेंटेनेंस तेज होगी, सस्ते स्पेयर पार्ट्स होंगे और भविष्य में भारत अपग्रेड खुद से कर पाएगा। हाल ही में दोस्तों पार्लियामेंट की कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कि सीपीयू ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि एचएएल का गैस टरबाइन इंजन प्रोजेक्ट लगातार देरी का शिकार हो रहा है। सबसे बड़ी वजह है टेस्ट बेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूरी देर से मिलना। यहाँ पर दोस्तों एचएएल 2 स्वदेशी इंजन डेवलप कर रहा है। पहला 25 किलोन्यूटन का जेट इंजन जो कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए है, दूसरा टर्बोशाफ्ट इंजन हेलीकॉप्टर के लिए, और इन दोनों के लिए 4,441 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। लेकिन स्टेज 2 अभी चल रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। देरी का सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने बताया कि टेस्ट बेड मंजूरी में देरी है, मतलब इंजन परीक्षण के लिए हमें स्पेशल टेस्ट बेड चाहिए, लेकिन मंजूरी नहीं मिली, इसीलिए काम आगे नहीं बढ़ा, पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी समय पर नहीं मिले, यानी कि खरीद प्रक्रिया में अड़चनें आई, सप्लाई में देरी हुई और इंजन असेंबली बार बार रुकती रही। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जमीन की मंजूरी में 3 साल की देरी। एचएएल ने यहाँ पर कहा है कि ये इंजन भारत में पहली बार डिजाइन हो रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। वहीं डीआरडीओ की डीएमआरएल और मेढानी जरूरी मटेरियल और मेटल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और इवन दोस्तों मिनिस्ट्री ने माना कि इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत सीमित है और कई देश पूरी टेक ट्रांसफर नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर कमेटी ने कहा कि मंत्रालय का जवाब इंटरिम है, असली प्रॉब्लम है टेस्ट बेड का सॉल्यूशन अभी बाकी है। कमेटी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को तुरंत टेस्ट बेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना होगा, टाइमलाइन क्लियर करनी होगी और फंडिंग देनी होगी। सिर्फ गैप एनालिसिस काफी नहीं है, देरी से आत्मनिर्भर भारत के इंजन के लक्ष्य को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर टेस्ट बेड जल्दी नहीं बनेगा तो इंजन प्रोजेक्ट और पीछे चला जाएगा, ट्रेनर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में देरी होगी, भारत का स्वदेशी इंजन मिशन कमजोर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों संसदीय समिति ने एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कि डीआरडीओ ने 5 साल में करीबन 2.64 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। आपको बता दें कि संसद में पेश की गई स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया, जिसमें कहा कि डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी रिसर्च की वजह से काफी पैसा बचाया है। यानी कि दोस्तों अगर ये टेक्नोलॉजी, हथियार और सिस्टम विदेश से खरीदे जाते तो भारत को लगभग 2.64 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता। और ये बचत दोस्तों कैसे हुई है? दरअसल डीआरडीओ ने कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण किया, जैसे मिसाइल सिस्टम, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिलरी रॉकेट, यूएवी, यूकैफ्स, आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, नेवी के सेंसर्स और हथियार के लिए। इन प्रोजेक्ट्स के स्थानीय विकास से आयात पर निर्भरता काफी कम हुई है। वहीं दोस्तों भारत ने ऐलान किया है कि दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा और ये सिस्टम दोस्तों स्वदेशी होंगे, मतलब पूरी तरह से स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से दिल्ली एनसीआर को सुरक्षित किया जाएगा। और यहाँ पर इवन भारत ने अमेरिका को भी एक बड़ा झटका दिया। दरअसल अमेरिका के NASAMS 2 को पहले भारत खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन ये काफी महंगा था, इसलिए अब भारत ने अपनी स्वदेशी हाईटेक ताकत पर भरोसा किया है। बता दें कि इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स शामिल होंगे। इन सबको एक नेटवर्क, रडार और कमांड सिस्टम से जोड़कर दिल्ली के ऊपर एक मजबूत एयर शील्ड तैयार की जा रही है। इवन दोस्तों डीआरडीओ भी अपनी क्षमता को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। MRSAM पहले से ही सफल है और तैनात हो चुकी है। प्रोजेक्ट कुशाक के तहत चीजें आगे डेवलप हो रही हैं। रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एनसीआर की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। भविष्य में S-500 भी आ सकता है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ओर से मिसाइल्स, ड्रोन और स्टैंड ऑफ हथियार के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ये वजह है कि दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण जगह जहां सरकार, सेना का मुख्यालय और स्ट्रैटेजिक हमारे रिसोर्सेस हैं, उनके लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस कवच होना जरूरी है। वहीं दोस्तों भारत की RRP डिफेंस और इजराइल की मैप्रोलाइट ने मिलकर भारत में कटिंग एज इलेक्ट्रो ऑप्टिक और वेपन साइटिंग सिस्टम लाने का ऐलान किया है। ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। इस पार्टनरशिप में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन, असेंबली, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भविष्य में भारत में प्रोडक्शन भी शामिल है। इससे सेना और पुलिस को रिफ्लेक्स साइट, नाइट विजन और थर्मल सिस्टम आसानी से उपलब्ध होंगे और फ्यूचर में इन उपकरणों के अधिकतर हिस्से भारत में बनाए जाएंगे। वहीं दोस्तों डीआरडीओ की LRD ने डेवलप किया है नया सिंगल वॉल मल्टी फंक्शनल 4D आइसर रडार और ये मोबाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। सिंगल वॉल डिजाइन से
वजन और आकार कम होता है और परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है। 4D टेक्नोलॉजी दोस्तों, इसके जरिए रेंज, एजिमुथ, वेग और एलिवेशन सभी को ट्रैक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सैम सिस्टम में होगा। LRD का टारगेट है कि मॉडुलर, ट्रांसपोर्टेबल और हाई पावर रडार को बनाया जाए। मतलब DRDO को दोस्तों ये स्टेप भारत की एयर डिफेंस ताकत को और मजबूत कर रहा है। दोस्तों भारतीय सेना अब एक भारी यानी कि हैवी बिना चालक वाला वाहन यानी कि अनमैन्ड हैवी प्लेटफॉर्म, जिसे कि UHP भी कहा जा रहा है, उसे बनाने जा रही है। और ये खास तरीके का प्लेटफॉर्म होगा जो कि माइनफील्ड साफ करने, IED को पकड़ने, खतरनाक इलाकों में ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया जाएगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सैनिकों की जान का जोखिम कम होगा। खतरे वाली जगह पर पहले मशीन जाएगी, इंसान नहीं। और ये जो अनमैन्ड हैवी प्लेटफॉर्म है ये ऑटोनोमस तरीके से चलेगा, माइन और IED को ढूंढकर मार्क करेगा और जरूरत पड़े तो उन्हें निष्क्रिय भी कर देगा। भारतीय सेना इसे प्राइवेट कंपनियों और PSU के साथ मिलकर भारत में डेवलप करेंगी। इससे पहले दोस्तों एक्सप्लोडर UGV और DRDO का मुंत्रा UGV काम में आ चुके हैं, लेकिन अब नया UHP उनसे काफी बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सुरक्षित होगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना को अपनी पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 जल्द ही मिलने जा रही है। ये 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट सीरीज का पहला जहाज है जिसे टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता ने पूरी तरह से भारत में डिजाइन और तैयार किया है। इस जहाज का इस्तेमाल दोस्तों पानी के अंदर डाइविंग ऑपरेशंस, अंडर वाटर इंस्पेक्शन, सल्वेज और रिकवरी मिशंस, कोस्टल ऑपरेशन में किया जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट 390 टन का है। इसमें एडवांस डाइविंग सिस्टम लगे हैं और IRS नियमों के अनुसार डिजाइन और टेस्टिंग की गई है। वहीं दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड और सपोर्ट करने के लिए $686 मिलियन यानी कि लगभग 5,700 करोड़ रुपए के बड़े डिफेंस पैकेज को मंजूरी देने का ऐलान किया। और इस पैकेज से पाकिस्तान के F-16 की क्षमता काफी बढ़ जाएगी और वो आने वाले कई सालों तक ऑपरेशनल रहेंगे। दरअसल इस पैकेज में शामिल है आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, मिशन प्लानिंग सिस्टम, मिसाइल एडेप्टर यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मॉडल्स। साथ ही दोस्तों इस पैकेज में 92 लिंक 16 सिस्टम और 6 MK282 इनर्ट बॉम्ब्स भी इन्हें दिए जाएंगे जो कि इस पैकेज का हिस्सा है। और ये सब मिलने के बाद पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 2040 तक उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये पूरी डील US कांग्रेस के सामने पेश की गई है और अगर 30 दिनों में से रोका नहीं गया तो ये अपने आप मंजूर मानी जाएगी। अमेरिका की दोस्तों ये डील पाकिस्तान को बड़ी सैन्य क्षमता देगी, लेकिन इससे भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन पर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।